जैसे कि सोनाली मैडम का भी व्यक्तित्व है, वो एकदम से इनफॉर्मल है, और जो इनफॉर्मल होता है वो ज़्यादा सच्चा होता है, ज़्यादा ईमानदार होता है। कई बार आपको ये लगता है कि लग सकता है ऐसे व्यक्ति से मिलके कि वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता, लेकिन वो संबंधों को फॉलो करता है। और आप लोगों के बीच बुलाए जाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि यंग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का और ख़ासतौर से जर्नलिज्म के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का आपने मौका दिया। मैं डॉक्टर मनीष काले सर को भी थैंक्स कहता हूँ कि आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो बात एज ए टीचर मेरी रखी जाएगी, ली जाएगी। एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होने के नाते बहुत सारी, कहना चाहिए कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ आपकी सीमाएं होती हैं, आपको प्रोटोकॉल को पालन करना पड़ता है। और ख़ास तौर से जब आप कहीं बात करने खड़े होते हैं तो उस पूरे डेकोरम को मेंटेन करना होता है। लेकिन मैं अपने जूतों के साथ उन सब चीज़ों को वहीं पर छोड़ आया हूँ बाहर, और मैं आज आपके साथ उस चीज़ पर बात करने खड़ा हुआ हूँ जो इस दुनिया की, इस दौर की, इस वक्त की सबसे मुश्किल चीज़ है, और वो है एथिक्स। आपने मुझे सब्जेक्ट दिया है एथिकल जर्नलिज्म फॉर बेटर सोसाइटी। मैं नहीं जानता कि पत्रकारिता में आप किस मकसद से आए हैं, इस डिपार्टमेंट में आपने किस लिए एडमिशन लिया है। हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं जर्नलिज्म के, उसमें से 10% स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होता कि वो आगे चल के जर्नलिस्ट बनते हैं। वो अन्य विधाओं में जाते हैं, कोई आईएएस, कोई पीएससी, या कोई लेखन की दुनिया में कोई अपनी एडवर्टीजमेंट एजेंसी खोलता है। जो हार्डकोर जर्नलिज्म है वो मुश्किल से 10-15% स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन खैर, जितने भी करते हैं, अगर आपने एक बार जर्नलिज्म के कोर्स को किया है तो आप जीवन की उन वैल्यूज को, उन एथिक्स को निश्चित रूप से जान जाते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। और एथिकल जर्नलिज्म जैसी कोई चीज अलग से नहीं होती। क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो जीवन में अनएथिकल हो और जब वो पत्रकारिता करता हो तो वो एथिकल हो? इज दिस पॉसिबल? क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो टीचर अलग हो और व्यक्ति अलग हो? ये पूरा पैकेज है। आप जो हैं, जैसे हैं, जब हैं, जहां हैं, आप रिफ्लेक्ट होते हैं। आप अपने आप को बहुत समय तक छिपा नहीं पाते हैं। निश्चित रूप से दोहरे व्यक्तित्व होते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा, कहना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि वो अपने दोहरेपन को निभा ले जाते हैं। लेकिन उनके करीब के लोग जानते हैं कि ये दरअसल क्या है। जैसे ये कहा जाता है ना, महापुरुषों की पत्नियां जानती हैं कि महापुरुषों का दरअसल व्यक्तित्व क्या है। बाहर हो सकता है कुछ और हो, लेकिन अगर अंदर आप अलग हैं तो फिर निश्चित रूप से आप जो भी कुछ हो, आप एथिकल नहीं है। एथिकल जर्नलिस्ट जैसी कोई चीज एथिकल व्यक्ति से अलग नहीं है। अगर आप एथिकल व्यक्ति हैं तो फिर आप जो भी करेंगे वो पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, पूरी सच्चाई से करेंगे। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं शुरू करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मोनोलॉग होता है प्रायः वो नहीं हो, हम लोग डायलॉग करें, क्योंकि डायलॉग से जो है वो संबंध बनते हैं, और डायलॉग से ही जो है वो एक तरह से सच्चे अर्थों में विचारों का आदान प्रदान होता है। ये एक छोटी सी कहानी है। वो मैं एक मिसाल के तौर पर आपके सामने रखता हूँ कि आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं, फास्ट ट्रेन है, और आप उसको ड्राइव कर रहे हैं। इसे प्रतीकात्मक रूप में लीजिए कि आप एक फास्ट ट्रेन को ड्राइव कर रहे हैं और आपकी ट्रेन लगातार चली जा रही है। जिस ट्रैक से वो रोजाना जाती है उसी ट्रैक पर आपने अपनी ट्रेन को डाला हुआ है, और
अचानक आप सामने देखते हैं कि जो ट्रैक है जिस पर आपकी ट्रेन जा रही है उस पर 3-4 बच्चे खेल रहे हैं। अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप ब्रेक लगाएं, क्योंकि वो पूरी ट्रेन को आप ड्राइव कर रहे हैं, उसमें हजारों यात्री बैठे हैं, 4 बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि एक दूसरा ट्रैक भी है जो अनयूज्ड है, जो कभी यूज नहीं होता है। आप उस पर उस ट्रेन को ले जा सकते हैं, लेकिन आप फिर देखते हैं वहां पर कि उस अनयूज्ड ट्रेन पर एक बच्चा बैठा हुआ है, और आपके पास बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं है। लगभग आप सब लोगों ने इस दृश्य को इमेजिन कर लिया होगा। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग बताएं कि उस ड्राइवर को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आप बताइए। यस, नाम बताइए और फिर बताइए। हाँ, आवाज थोड़ी सी। वो जो 2 ट्रैक हैं उसमें से ड्राइवर को किस ट्रैक पर ट्रेन ले जाना चाहिए, कोई बताइए। यस, हाँ, सेकंड ट्रैक नहीं है, 2 ट्रैक है। एक जो यूजुअल ट्रैक है जिस पर ट्रेन रोजाना जाती है, जिस पर 4 बच्चे खेल रहे हैं। एक दूसरा ट्रैक है जिस पर ट्रेन नहीं जाती और एक बच्चा बैठा हुआ है। वेरी गुड आंसर। और कोई? सर, सचिन मिश्रा नाम है। मैं कहना चाहूँगा कि वो जो रेगुलर ट्रैक है उसी पे जाना चाहिए ट्रेन। उस पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं। जी सर। और उस पे एक बच्चा बैठा हुआ है। उसके बीच पीछे का रीजन ये है कि ये जो जो अनयूज वाला है, हो सकता है ये मेंटेनेंस ना हो और वो मेंटेन्ड है। अच्छा, तब फिर सर उसी में जाना चाहिए। उस पे जाना चाहिए, इस पे एक हो। वेरी गुड। सर, मेरा नाम एंजल है। आई थिंक वो 4 बच्चे जिस ट्रैक पे उसी ट्रैक पे जाना चाहिए, क्योंकि जो एक बच्चा बैठा है उसको पता है कि वो ट्रैक पे गाड़ी नहीं आएगी, वो सोच के वो बच्चा बैठा हुआ है। ये जो बच्चा है, मतलब ये जो 4 लोग हैं, उनको दे आर कैजुअली सिटिंग। उनको ऐसा वो नहीं है कि जिस ट्रैक पे बैठना चाहिए जहाँ पे यूज नहीं होता है या रेगुलर नहीं है। और कोई बच्चा, और कोई स्टूडेंट जो अपनी बात कहना चाहे? वैसे तो लगभग सबने सोच लिया होगा कि मैं किस ट्रैक पे ले जाऊंगा, बस आप बताने से डर रहे हैं। यस सर, माय नेम इज हर्षवर्धन सिंह परमार। सर, मेरा ये है कि जो रेगुलर यूज ट्रैक जो है ट्रेन उसी पे चले, क्योंकि रूट भी चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे ही वो ट्रैक चेंज करेगी ट्रेन, वैसे आगे चल के उसके रूट भी चेंज हो जाएंगे। एंड नहीं, रूट चेंज नहीं होगा। वो थोड़ा सी ट्रैक है सर, मैं वो 100 मीटर का ट्रैक होता है कि एक अनयूज होता है, एक यूज होता है। सर, उसके बाद में भी रेगुलर वाले को ही बोलूँगा, क्योंकि रेगुलर वाले का प्रेफर ये है कि ट्रेन जिस रूट से डेली जा रही है ट्रेन उसी पे चले तो ही ठीक है। एंड आगे चल के अगर जैसे कि आपने बोला कि वो वेल मेंटेन्ड है सेकंड ट्रैक में जिस पे एक बच्चा है, बाई चांस, क्योंकि सर अनहोनी को कोई भी टाल सकता है, अगर बाई चांस आगे चल के उस ट्रैक पे कुछ भी हो जाए तो इस चीज़ के बारे में ड्राइवर को कुछ भी नॉलेज नहीं। लेकिन जो रेगुलर ट्रैक जो है उसके बारे में ड्राइवर को अच्छी तरीके से नॉलेज है कि आगे चल के ये ट्रैक सीधा है और सही है। मतलब ड्राइवर 4 बच्चों को मारना प्रीफर कर रहा है सर, एक बच्चे को छोड़कर। सर 4 बच्चे मरेंगे, लेकिन उस ट्रेन में जितने भी वो होंगे पैसेंजर, अगर वो रॉन्ग ट्रैक पे चले गए तो नहीं, रॉन्ग ट्रैक नहीं है, वो अनयूज है केवल, और मेंटेन भी है, वो यूज नहीं होता है। तो सर यस सर, क्योंकि अगर वो उस एक वाले ट्रैक पे लेके जाऊंगा तो वो गलती फिर मेरी होगी कि मैंने अपनी गलती से उस लड़के को मारा। और जो नॉर्मल जाने तो फिर सर ईश्वर का वो एक मतलब। बैठिए, मेरे ख्याल से आप सबके अंदर ये अंतर्द्वंद पैदा हो गया होगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो तय है कि आपके हाथों किसी न किसी का मारा जाना तय है। अब आपके अंदर क्या, आपके अंदर के एथिक्स कहते हैं, क्या आपके अंदर के पूर्वाग्रह हैं, क्या आपके अंदर के संस्कार हैं, क्या आपके अंदर की सोच है, क्या आपके अंदर का विजन है, ये सब तुरंत उस चीज को तय करेगा कि आप किधर ले जाते हैं। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि उस 4 को ले जाना चाहिए, वो अपने अनजाने में ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो उस एक बच्चे को इसलिए बचाना चाहिए कि वो अनयूज्ड पे बैठा हुआ है, जिस पे कभी ट्रेन नहीं जाती है। और ये जो 4 बैठे हुए उस जगह पे बैठे हुए जहां पर रोज ट्रेन जाती है, और जो एक को बचा रहा है वो ये कह रहा है कि 4 को छोड़ के कम से कम एक की बलि ले ली जाए तो भी चल जाएगा। ठीक बात है ना? तो ये देयर आर सो मेनी थिंग्स।
आपके अंदर पैदा होती हैं, एथिक्स के सवाल भी ठीक वैसे ही हैं, नैतिकता के सवाल भी ठीक वैसे ही हैं। जर्नलिज्म की जो नैतिकता है उसके 3 पैमाने माने जाते हैं: सत्य, सटीकता और निष्पक्षता। अब ये तीनों जो है हमारे युग के इतने ज्यादा कुहासे में डूबे हुई चीजें हैं कि आप प्रायः इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या चीज सच है, क्या चीज नहीं है, क्या चीज सटीक है और क्या चीज में हम चूक रहे हैं, क्या चीज निष्पक्ष है और कहां जाकर हम उस तनी हुई रस्सी पर चलने का हुनर भूल गए हैं और हम दूसरे पक्ष की तरफ जाकर खड़े हो गए हैं, जिस पर जाकर खड़े होना हमारा समीचीन नहीं है, हमारा अभिप्रेत नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अमेरिका ने वियतनाम में अपनी सेना भेजी वियतनाम को जीतने के लिए, और अमेरिकी सैनिक वहां लड़ रहे थे। लेकिन वियतनामी सैनिक जो थे वो, और चूंकि घना जंगल भी है वियतनाम, तो वहां पर उन सैनिकों ने और खासतौर से वहां के नागरिकों ने भी उस युद्ध में भाग लिया और अमेरिकी सैनिकों को लोहे के चने चपा दिए। बहुत सारे सैनिक जो है अमेरिकी सैनिक हताहत हो गए। ये उम्मीद ही नहीं की जा रही थी कि अमेरिकी सेना जो है वियतनाम जैसे छोटे से देश में इतना लंबा युद्ध उसको लड़ना पड़ेगा। उधर यह हुआ कि वहां के जो पत्रकार थे अमेरिका के, उन्होंने अमेरिका की इस नीति की आलोचना करनी शुरू कर दी कि ये जो सेनाएं हैं उनको वापस बुला लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर कभी हमारे देश में ऐसा हो, हमारे देश की सेनाएं कहीं जाकर लड़ रही हो और वो हार रही हो, तो वैसी सफलता नहीं मिल रही हो और यहाँ पर कोई उनकी बुराई करना शुरू कर दे, तो आप निश्चित रूप से उसको देशद्रोही सिद्ध कर देंगे, क्योंकि ये तमगा आपके पास जेब में रखा रहता है हमेशा कि ये जो है वो इस वक्त हमारे देश के लिए, हमारे देश का नुकसान करने के लिए, हमारे देश का भला न चाहने के लिए वाली बात कह रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, किसी न किसी का एजेंट है। लेकिन वो देश जहां लोकतंत्र अपने सर्वोच्च मूल्यों के साथ कायम है, वहां के पत्रकारों को वैसी निष्पक्ष अभिव्यक्ति का मौका व्यवस्था के द्वारा दिया जाता है। लेकिन हम सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, हम उस व्यवस्था में हैं जहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, जहां पर आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पर अपनी सच को, अपनी निष्ठा को, अपनी निष्पक्षता को कायम रखना पड़ता है। अगर आप कायम रखेंगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों के विरुद्ध आप बोलेंगे और जिन लोगों के विरुद्ध मतलब व्यवस्था के विरुद्ध आप बोलेंगे, वो आपको चैन से नहीं बैठने देगी। आप अपने आसपास से तमाम उदाहरण देख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति अपना काम ठीक से कर रहा है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, अगर वो व्यवस्था के, सिस्टम के, सत्ता के विरुद्ध बोलता है तो फिर उसको जो है वो अनेकानेक तंगों से, अनेकानेक विशेषणों से नवाज दिया जाता है और ये सिद्ध कर दिया जाता है कि ये बहका हुआ है, ये किसी न किसी के बहकावे में है, ये किसी न किसी के को फॉलो कर रहा है, ये किसी न किसी का एजेंट है। ऐसे युग में जबकि चारों तरफ बहुत कुहासा है, जो स्थितियां हैं वो हमेशा से भारत में, हमेशा से जो सत्ता पक्ष है वो खास तौर से जर्नलिज्म को रोकने के लिए ही बना होता है। जर्नलिज्म और सत्ता पक्ष हमेशा अलग अलग ही खड़े रहेंगे। देखिए, व्यवस्था हमेशा ये चाहेगी, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, कि जो उसने किया है वो ठीक माना जाए और उसकी जय जयकार की जाए। लेकिन जो जनता है उसके अंदर कोई पीड़ित है, उसके अंदर कोई असहाय है, उसके अंदर कोई निर्दोष है, तो उसका पक्ष कौन रखेगा? उसका पक्ष रखने के लिए राजनेता है, उसका पक्ष रखने के लिए दार्शनिक हैं, लेखक हैं, और सबसे समीचीन अगर कोई है तो वो पत्रकार हैं, क्योंकि उनकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। वो अपना पक्ष अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से उनको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। और जो भी
इस वक्त में या किसी भी वक्त में सत्ता के विरुद्ध खड़ा होगा, सत्ता के विरुद्ध खड़े होने का खामियाजा उसको भुगतना होगा। तो ये जो एथिकल जर्नलिज्म है, इसका सबसे पहला जो वार है वो सत्ता के द्वारा होता है। आपको एथिक्स फॉलो नहीं करने दिए जाएंगे। आपके पास, आपके इर्द गिर्द आपको इन्फ्लुएंस करने वालों के साथ में कुछ ऐसे समीकरण, कुछ ऐसी चीजें बैठा दी जाएंगी जिससे आपको लगेगा कि ये जो मैं कर रहा हूं ये बहुत सारे लोगों को नुकसान देगा। फिर वही प्रश्न आ जाएगा कि वो गाड़ी जो है आप एक उस निर्दोष बच्चे को मारने के लिए ले जाएंगे जो अनयूज ट्रेन पर बैठा हुआ है, या 4 उन बच्चों को मारने के लिए ले जाएंगे जो जानते हैं कि इस पर रोज ट्रेन आती है, फिर भी वो बैठे हुए हैं। हर बार आपके सामने ये प्रश्न खड़ा होगा, और ये प्रश्न तब तक खड़ा होता रहेगा जब तक आप जीवित हैं। और ये नहीं कि आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। आप अगर पुल बना रहे हो, अगर आप बहुत अच्छा पुल बनाना चाहेंगे इंजीनियर बन के, तो वो जो नेता है, वो जो बाबू हैं, वो जो अफसर हैं, उनका कट, उनकी दलाली अगर आपने नहीं दी तो फिर आपको वो ठेका लंबे समय तक, पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, और मिल भी जाएगा तो वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, किसी न किसी तरह से वो आपसे छीन लिया जाएगा। और अगर आप कमजोर पुल बनाते हैं तो फिर आप अगेन उसी एक निर्दोष बच्चे के कत्ल का अभियोग अपने ऊपर हमेशा लेकर जीवित रहेंगे कि जिसकी कोई गलती नहीं थी उसकी तरफ में चला गया। क्योंकि मैं बहुजन हिताय काम करना चाहता हूं, क्योंकि सर्वजन हिताय तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई काम नहीं होता, माफ कीजिए, जो सबके लिए भला हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम भी नहीं है कि सबको उसने बराबर नहीं बनाया है। और अगर आप प्राकृतिक न्याय की बात देखें तो एक फूड चेन है। आप किसी खरगोश को अगर किसी शेर से बचाएंगे तो फिर आप किसी शेर का निवाला भी छीन लेंगे। तो या तो आप असहाय हो जाएं और जो है जैसा है चलने दें, लेकिन ये जो मनुष्य है इसको सोचने की शक्ति दी है प्रकृति ने, और इसलिए उसको सोचना चाहिए, उसको सच की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उस सच की तरफ जाने से पहले सच क्या है ये जान लेना चाहिए। एक शेर है कि पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए, फिर जो निगाह यार कहे मान जाइए। पहले अपने दिल की रजा जानना जरूरी है, पहले आप क्या चाहते हैं ये जानना जरूरी है। और आप, ये बड़ा इन्वर्टेड में है, ये जो आपका मैं है, ये जो आपका आप है, इसको आपने कितना सींचा है, ये कितना ईमानदार है, ये कितना निस्वार्थ है, ये कितना कम महत्वाकांक्षी है, इससे तय होगा कि आप जीवन में अगला कदम कौन सा उठा रहे हैं। तो ये जो बात है एथिकल जर्नलिज्म की, ये बात केवल एथिकल जर्नलिज्म की नहीं है, ये एथिकल लिविंग की है, ये एथिकल इंसान की है। और माफ कीजिए, कोई भी जो व्यक्ति होता है वो समाज का प्रोडक्ट होता है, वो एक समाज से आता है। अगर समाज एथिकल नहीं है तो आप फिर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उससे एथिकल प्रोडक्ट ही निकलेंगे। समाज जिस तरह का है उसका रिफ्लेक्शन है व्यक्ति। एक व्यक्ति कोशिश करता है कि वो अपने समाज को, अपने समय को बदले, और हमारे महापुरुषों ने ये कोशिश की है। मैं महात्मा गांधी का उदाहरण इसमें सबसे पहले इसलिए दूंगा कि वो सबसे लोकप्रिय उदाहरण है कि उन्होंने ये कोशिश की कि उस वक्त, जिस वक्त हमारे ऊपर तमाम तरह के अत्याचार, अनाचार हो रहे हों, हम अपनी आत्मिक शक्ति से उसका मुकाबला करें। और उन्होंने एक शस्त्र दिया, अहिंसा। हम लड़ेंगे तो सही, लेकिन हिंसा के द्वारा नहीं, अहिंसक लड़ाई, जो अपने समय की सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत लड़ाइयों में से एक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि जब आपका दूसरा व्यक्ति जो है वो वध करना चाहता हो, दूसरा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, दूसरा व्यक्ति आपको मिटा देना चाहता हो, लेकिन फिर भी आप उसके केवल दिल को जीतना चाहते हो, उसके मन को परिवर्तन करना चाहते हो, ये नियर टू इम्पॉसिबल है। इस नियर टू इम्पॉसिबल चीज को महात्मा गांधी या अन्य लोगों ने अपने अपने समय में, सारे महापुरुषों ने उस वक्त के प्रति लड़ाई लड़ी।
क्योंकि जो महापुरुष होता है या जो एथिकल व्यक्ति होता है या जो क्रांतिकारी होता है, उसको सबसे पहले जो लड़ाई है वो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने लोगों से करना होती है, क्योंकि वही सबसे पहले उसका विरोध करेंगे, समझाइश देंगे, तमाम प्रलोभन देंगे, और सबसे पहले उन्हें उन्हीं से दूर होना होगा। तो जब भी आप कोई एथिकल काम करने जाएंगे तो आप ये तय कर लें कि क्या आप अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने समाज के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं लड़ सकते तो जीवन बहुत सरल है, फिर आपका जीवन सरल है। अगर आपने अपनी आत्मा के साथ एक बार सौदा कर लिया कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, जो समाज है मैं उसी के साथ चलते चले जाऊंगा, उसमें बड़ा सुख है। और इस वक्त मुझे याद आती है एक नज्म जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, हालांकि पूरी मुझे याद नहीं इसलिए मैं उसको रिसाइट करूंगा। वो जावेद अख्तर की नज्म है और उसका शीर्षक है ये जीवन एक राह नहीं दो राह है। वही जैसे मैंने जो पहले उदाहरण दिया था, वो एक राह नहीं है, वो दो राह है। और ये दो राहें कौन सी हैं? जीवन एक राह नहीं दो राह है। पहला रास्ता बहुत सरल है, पहला रास्ता बहुत सरल है, इसमें कोई मोड़ नहीं है। पहला रास्ता वही है जो एक बच्चे को ले जाके आप ठोक के और आगे निकल जाए, है ना। आपने 4 बच्चों को बचाया है और पूरी ट्रेन को भी बचाया है। तो ये पहला रास्ता है, ये सरल है। सारे लोग 99% लोग इसी तुरंत पहले रास्ते को चुन लेंगे। एक बच्चे को मार दो, 4 को बचा लो, जबकि चाहे वो एक बच्चा निर्दोष हो। सारी लड़ाई जो है उस निर्दोष को बचाने की है। ये जो सारे एथिक्स हैं उस एक निर्दोष को बचाने के हैं। अब उसके अगेंस्ट वो जो 4 चले जा रहे हैं, उन 4 की जो मृत्यु हो रही है, उसके लिए आपका साथ कोई नहीं आएगा। तो पहला रास्ता बहुत सरल है, इसमें कोई मोड़ नहीं है। ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है, ये रास्ता इस दुनिया वाला ही है। इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन, इस रास्ते पर चलने वाले कहने को सब सुख पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बढ़ जाते हैं। बचती है बेनाम सी उलझन, बचता है सांसों का ईंधन, जिसमें उनकी अपनी हर पहचान और उनके सारे सपने जल बुझते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं, खुद को खो देते हैं लेकिन दुनिया को पाते हैं। अब आप उस वाले उदाहरण को छोड़ दीजिए, ट्रैक वाले को, इसी कविता पे रहिए। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं, ऊपर ऊपर तो जीते हैं, अंदर अंदर मर जाते हैं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है, दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सहारा देने वाला हाथ नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छां नहीं है, जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को। इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं है। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं, ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं। तुम इस रास्ते पर ही चलना, तुम इस रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये गम भी है, तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं, तुमको अपनी अब तक क्यों पहचान नहीं है। तो 2 रास्ते हैं जीवन में, एक कठिन है, एक सरल है। एक सरल रास्ता वो है जिस पर दुनिया चल रही है, जो पहले से बना बनाया रास्ता है, इसमें सबको, अधिकतर लोगों को फायदा है। आपको यश मिलेगा, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, तालियां मिलेगी, आपको नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पद मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब मिलेगा। बस आपको अपनी आत्मा के साथ आपको अपनी आत्मा को मारना पड़ेगा, अपनी आत्मा के साथ सौदा करना पड़ेगा। और ऐसे सारे लोग जो आपको एक समय ऊंचाई पर दिखते हैं, उनमें से अधिकतर लोग इसी रास्ते को अपनाए होते हैं जो दुनिया चलने वाली होती है। लेकिन जो दूसरा रास्ता है, जो कठिन रास्ता है, उस पर कोई यश नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई छां नहीं। उस रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको जो मिलेगा वो होगी आत्मसंतुष्टि। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको आत्मसंतुष्टि के साथ जीना है, या जो दुनियावी जो
पैरामीटर्स हैं उन पर आपको टॉप करना है? ये कठिन प्रश्न है और इन कठिन प्रश्नों से बचना बहुत सरल है। जैसे ही आप एक रास्ता चूज करते हैं, आपको दोस्त, साथी, संगी, पूरा समाज वो आपका सहयोगी हो जाता है। भूल जाते हैं कि दूसरा कोई रास्ता भी था जिसको मुझे अपने को चूज करना था। ये होता है ना। जैसे अगर मैं बहुत एक प्रासंगिक उदाहरण लूं कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हैं और उनके बीच में प्रेम होता है और वो शादी करना चाहते हैं और वो लड़की जानती है कि लड़का मुझसे शादी करेगा। लेकिन जब वो लड़का अपने घर वालों से बात करता है और मालूम पड़ता है कि वो जो लड़की की कास्ट है, उसका जो स्टेटस है, उसका जो परिवार है वो इससे मैच नहीं खाता, स्टेटस मैच नहीं खाता, इसलिए उसको कहा जाता है ये फला लड़की से शादी करो, यहाँ पर देखो ये अच्छे परिवार से भी है, अच्छे कुल से भी है, अच्छे समाज से भी है, इसके पेरेंट्स के पास सोशल स्टेटस भी है, मतलब पैसा भी है, प्रसिद्धि भी है, सब कुछ है। और अब उसके सामने वही दो रास्ते हैं। अगर वो परिवार की बात मान लेता है तो परिवार का साथ, दोस्तों के साथ बढ़िया घोड़ी पर जाने का मौका, 5-7 दिन शादी मनाने का मौका, उसके बाद फिर जीवन भर वो जो दहेज मिला है और वो जो प्रसिद्धि है और वो जो पैसा है उसके साथ में जीने का मौका, वो भूल जाता है कि कभी मैंने कोई फैसला लिया था। और ऐसा अधिकतर होता है। और दूसरा रास्ता जो है वो ये होता है कि नहीं, ये सब कुछ छोड़िए, मैं अपने मन की बात सुनूंगा। तो फिर ना आपका परिवार आपके साथ है, ना दोस्त आपके साथ है, ना संगी साथी आपके साथ है, ना बैंक बैलेंस आपके साथ है, आप अकेले हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा चुनते हैं। ये कौन लोग हैं जो अपने जीवन में सारी तमाम चीजों को छोड़कर और उस चीज को चुन लेते हैं जिसको कोई नहीं चुनता? इसका मतलब उनके अंदर कोई अलग बात है। आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, आप ऐसे लोगों के साथ अपना संबंध रखिए, उनके विचार जानिए, उनके आचार जानिए, क्योंकि जो आप जिनके साथ हैं उनको तो आप जानते ही हैं, वो तो आप जानते हैं कि आप वो किस तरह से सोचते हैं। तो ऐसी कोई आवाज जब भी उठे समाज में कि जो आपको लगे अनयूजुअल है, जो तमाम चीजों के विरुद्ध है, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। जर्नलिज्म के स्टूडेंट होने के नाते या एक इंसान होने के नाते सबसे ज्यादा आपको उसी को जानने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इंसान हैं तो फिर जिसको हम बेटर सोसाइटी कहते हैं, मैं दूसरे शब्द की तरफ जा रहा हूं, बेटर सोसाइटी। व्हाट इज द मीन ऑफ बेटर सोसाइटी? कोई आप में से बताएगा? एक अच्छा समाज, बेहतर समाज किसको कहते हैं? बताइए, अपने शब्दों में बताइए, क्योंकि शब्द ही आपका संधान है, आपकी ताकत है। एक बेटर सोसाइटी किसको कहते हैं? बताइए। यस, जहाँ आपको मतलब आपकी बात रखने का मौका मिले। ठीक बात। केवल बात रखने के मौके से बेटर सोसाइटी हो जाती है? हाँ। Where everyone is treated equally and everyone has the right to express and freedom. गुड। ये काफी हद तक उस चीज के करीब है जो बेटर सोसाइटी के लिए आवश्यक शर्त है। यस। A society that can be critical of itself. कैन बी Critical of itself. यस, जो खुद की आलोचना कर पाए, जो खुद का एनालिसिस कर पाए। वेरी गुड। और कोई और स्टूडेंट? बेटर सोसाइटी क्या है? बेटर सोसाइटी, यस। जिस समाज में शिक्षा अच्छी हो, हाँ नैतिकता अच्छी हो, हाँ, समानता का अधिकार हो, हम्म, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, ऐसे समाज को हम कह सकते हैं। वेरी गुड, कंप्लीट आंसर। एक बार ताली हो जाती है आपको भी मिल जाएगी। ये बेटर सोसाइटी जो है वो कंपेरेटिव चीज है। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां के आसपास एक कॉलोनी है जिसमें तथाकथित रूप से कहिए उच्च वर्ग रहता है, और एक और सोसाइटी है, एक और कॉलोनी है जिसमें तथाकथित रूप से जो निम्न मध्यम वर्ग रहता है। अब आप जनरली ये समझते हैं कि जो बेटर सोसाइटी है ये वो वाली सोसाइटी है जहां पर समृद्धि ज्यादा है। ये प्राय समझा जाता है और उसमें बहुत हद तक आप सही भी हैं कि जब समृद्धि आ जाती तो सारे मूल्य भी अपने आप चले आते हैं ना।
समृद्ध आदमी जो है वो पर्यावरण की बात करेगा, समृद्ध आदमी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेगा, समृद्ध आदमी जो है वो समानता की बात करेगा। सब तरह की बातें समृद्ध आदमी कर सकता है क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है, उसको ये सब करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। क्योंकि चाहे वो पर्यावरण की बात कर रहा हो लेकिन उसके घर में जो है वो 10 से 12 घंटे एसी चल रहा है और वो ये कहेगा कि पर्यावरण को हमको सुधारना चाहिए। वो आर्थिक समानता की बात करेगा, चाहे वो अपने जो घर के जो घरेलू मेट है उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं करता हो, उनको प्रॉपर पैसा नहीं देता हो, जब वो नहीं आते तो उनका पैसा काट देता हो, लेकिन वो बात समानता की कर सकता है। और उसके विरुद्ध अगर आप जाएं, वो जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उसमें आप जाएंगे तो वहां पर आपको चीत्कार, वहां पे आपको दुख, वहां पे आपको संघर्ष, पीड़ा सब दिखाई देगी और उनके जीवन मूल्य भी आपको अटपटे दिखाई देंगे जो आपके साथ मैच नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो उनकी परिस्थितियां हैं उसमें इससे बेहतर उनकी सोच नहीं हो सकती। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास समृद्धि नहीं है, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनको कोई सहयोग नहीं है। वो रोजाना अपने जीवन में रोजाना सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, ऐसे लगा कि फिर से सोने से लेकर उठने तक वो 24 घंटे युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के जो विचार होंगे और ऐसे लोगों के विचार जिनके जो खाए अघाए हैं उनके विचारों में आपको अंतर दिखलाई देगा। महत्वपूर्ण तब हो, क्रांति उसमें है, महापुरुषता उसमें है, वैशिष्ट उसमें है, स्पेशलिटी उसमें है कि कोई वो व्यक्ति जो उच्च कुल में रहता हो, उच्च सोसाइटी में रहता हो, लेकिन वो गरीबों के लिए रियल वर्क कर रहा हो, या अगर कोई निचले वर्ग में रह रहा है लेकिन उसके जो विचार हैं, जो आचार है वो ऊपर है, वो अपने रोजाना की चीजों से भी ऊपर आकर सच को, सटीकता को, निष्पक्षता को सहारा दे रहा हो। ऐसे लोग जब आपको मिले तो उनको संभाल कर रखिएगा। वो ही इस देश को, समाज को, इस दुनिया को और इस मानवता को ऊपर ले जाते हैं। हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा, हम कहा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, है ना? क्या अर्थ होता है इसका, कोई बताएगा? वर्ल्ड इज फैमिली। पूरी जो दुनिया है वो एक परिवार है। पूरी दुनिया मतलब क्या? एवरीवन। एवरीवन मीन्स क्या केवल इंसान? जो भी चराचर है, जिसमें भी जीवन है, वो सब हमारा परिवार है। हमारे जो आदर्श है वो इतने ऊंचे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और जो हमारी प्रैक्टिस है, हमारी प्रैक्टिस किस तरह की है? क्या हम इस पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं? इजराइल जब फिलिस्तीन पर आक्रमण करता है और उसके सैकड़ों लोगों को मार देता है, इजराइल जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, या कहीं कहना चाहिए जिनके पास उच्च मेधा है, वो बैठकर एक योजना बनाते हैं और लेबनान में जिन लोगों के पास पेजर है वो उनको वो पेजर सप्लाई करवाते हैं जिसमें पहले से विस्फोटक है, और उसको रिमोट कंट्रोल ऑपरेट करके और खत्म कर देते हैं उन लोगों को। तो हम यहां पर किसके पक्ष में खड़े होंगे? बहुत आसान है ये कहना कि हमास ने इजराइल पर सबसे पहले आक्रमण किया था। यही बात होती है ना? यही कहेंगे कि वो बच्चा जो है वो उस ट्रैक पे क्यों बैठा हुआ था, वो कहीं और बैठ जाता जाकर। तो आप ये कहेंगे कि इजराइल जो कर रहा है वो अपनी आत्मरक्षा में कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि वो आत्मरक्षा नहीं है। आप ये जानते हैं कि इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ में खड़ा हुआ है और अमेरिका के बॉडीगार्ड के रूप में, बल्कि उसकी ब्रेन मशीन के रूप में, उसके रोबोट के रूप में भी कई बार काम करता है। तो जो सारा अब जो बात है वो इस चीज की है कि हमास ने वो जो गली का दादा था उसका गला पकड़ लिया और उसको एक चाटा रसीद कर दिया। अब गली का जो दादा है उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन गई कि उसके पूरे परिवार को तबाह कर दे, चाहे वो व्यक्ति भाग गया हो
लेकिन जाकर उसके सबसे पहले परिवार में उसकी माँ बहनों के साथ वो कुछ बुरा करे, उसका घर जला दे और उसको पूरा नेस्तनाबूद कर दे। क्योंकि वो जो व्यक्ति था, जो कमजोर था, उसने एक मजबूत पर आक्रमण करने की गुस्ताखी की है। लेकिन आप कहाँ खड़े होंगे? आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाइए जो जिसकी गली में रुतबा चलता है, तो वो आपके पिता को भी सम्मान देता रहेगा। दूसरा रास्ता वो है कि आप उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं, फिर वो सारी तकलीफें आपको भी आने लग जाएंगी जो उस परिवार को आई है, जिसके एक व्यक्ति ने गुस्ताखी की है। और वो गुस्ताखी के कारण भी बहुत सारे थे जिसको आपने कभी नहीं देखा है। अब आप देखिए, हम इस दुनिया में जी रहे हैं जिसमें कोई कल्पना कर सकता है कि एक युद्ध 2-2 सालों तक चल रहा है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है। दूसरा युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन का तकरीबन 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। अगर आप अपनी सेना से कहें कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है, वो कहते हैं कि हमको 4 दिन दीजिए, हम लाहौर चले जाएंगे। सेना का जो आत्मविश्वास होता है, उनका जो मॉरल होता है, वो बहुत हाई होता है और होना भी चाहिए। ये अलग बात है कि सेनाएं भी जो है वो अपरिहार्य या कहना चाहिए कि दुर्निवार बुराइयां हैं। किसी भी देश के पास सेना नहीं होना चाहिए, यही आदर्श है। लेकिन सारी देशों के पास सेनाएं होती हैं और एक से एक खतरनाक सेनाएं होती हैं, ये सच्चाई है। लेकिन इसके कारण हम अपनी सेना को अनियंत्रित नहीं छोड़ सकते। कुछ एथिक्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपकी सेना दूसरे देश में जाती है और उसके सैनिकों को मारती है, तो वहां तक संभव है कि आप इस बात को सहन कर लें, क्योंकि लड़ाई जब होती है तो सेनाओं के बीच में होती है। लेकिन जब आपको यह मालूम पड़े कि आपकी सेनाएं वहां के लोगों के साथ भी अत्याचार कर रही हैं, तो फिर आपके अंदर का जो एथिकल जर्नलिस्ट है वो जाग जाना चाहिए और उसको उसकी बुराई करना चाहिए। सबसे पहले तो युद्ध ही ना हो, लेकिन अगर युद्ध हो रहा है तो वो एथिकल हो। ये तमाम संभावनाएं, आप पत्रकार रहें न रहें, आपके सामने रोजाना आएंगी। और आपके अंदर का व्यक्ति को आपने किस तरह से सींचा है, उसको किस तरह से आपने ट्रीट किया है, उसको किस तरह से आपने कसौटी पर हमेशा रखा है, हमेशा हमेशा उस तरह की आपको जीवन एक राह नहीं दो रहा है वाली बात आती रहेगी और हमेशा आती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आप सब छोड़ दें और घर पे रहने लग जाएं, जैसे इसको अन्यथा न लिया जाए, लेकिन मान लीजिए कि कोई हाउस वाइफ है या हाउस हस्बैंड है, वो ये सोचे कि मैं तो अब घर पे रह रहा हूं, मुझे इस दुनिया से क्या। लेकिन आपके सामने रोजाना कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी जिसमें कोई ना कोई आपको पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो जो डिसीजन है वो आपकी आत्मा के विरुद्ध होगा या आपकी आत्मा के साथ होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो एथिकल जर्नलिज्म फॉर बेटर सोसाइटी सब्जेक्ट ये नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि एथिकल पर्सन फॉर बेटर सोसाइटी। आप कुछ भी काम करें, आप कहीं भी कुछ भी करें। एक कविता लिखी थी मैंने, उसमें उसका शीर्षक यही था कि कोई हर वक्त कहाँ सिकंदर रह पाता। उसकी कथा वस्तु इस तरह की थी, उसका नरेशन इस तरह का था कि आप कोई भी खेल खेलें, हर खेल एक समय के बाद खतरनाक हो जाता है। कोई भी खेल खेलें वो युद्ध की तरह हो जाता है। और अगर आप उसको उसमें एक पल की भी देरी करते हैं अपने डिसीजन में, तो वो युद्ध आप हार जाते हैं। और हारना हमेशा बुरा नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। कई बार हार कर बैठना भी जीत से बेटर होता है। कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। जैसे अब आपके सामने मैं बहुत सारे उदाहरण रख सकता हूं, लेकिन अगर कोई आपका कमजोर दोस्त है और आपके साथ कंपटीशन कर रहा है किसी भी चीज में, और अगर आप हार जाते हैं तो आपकी हार नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को संतुष्ट किया है कि इसे जीत जाने देता हूं एक बार। मुझे जीत का मजा है जो मैं हमेशा चखते आया हूं, इसे चखने देता हूं या चखने देती हूं। तो आप हार कर जीत जाते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, आपकी जो इंटेंसिटी है उसका परिचय मिलता है। आपको तो मालूम होगा वो जो एक कहानी है
दक्षिण अफ्रीका के जो गांधी कहे जाते हैं, नेल्सन मंडेला, उनको जिस जेलर ने बहुत प्रताड़ना दी थी, जब वो लंबे समय के बाद बाहर आए तो उन्होंने उस जेलर का सम्मान किया। तो इससे कौन बड़ा हुआ? वो ये भी कर सकता है कि जैसे बाहर आए थे वो उस जेलर के लिए कैद की सजा मुकर्रर कर देते, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग होकर बाहर आए थे और पूरी जनता उनके साथ खड़ी होती। और इस बात को 1699 लोग कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ट्रीट फॉर ट्रैक, बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को सुना और उन्होंने उस व्यक्ति के दिल को जीत लिया। और न केवल उस व्यक्ति के दिल को जीता, ऐसे बहुत सारे हजारों हजार जो ऐसे लोग होंगे जो दूसरों पर अत्याचार करते होंगे, उनके दिलों को भी परिवर्तित करने का उन्होंने काम किया। आप जब कोई एक फैसला लेते हैं जो लोक मान्यताओं से विरुद्ध होता है, उससे अलग होता है, तो आप एक ऐसा कदम उठा रहे होते हैं जो बेटर सोसाइटी की तरफ जाता है। एक बेटर सोसाइटी हमेशा एक कल्पित संभावना है। देखिए, जो कबीलों का समय था उसकी जो नैतिकताएं थी वो अलग थी। उसके बाद सामंतों का समय आया, उसके बाद उनकी नैतिकताएं बदली। उसके बाद राजाओं का समय आया, नैतिकताएं बदली। प्रजातंत्र आ गया है, नैतिकताएं बदल गई है। इसमें भी कहीं कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं कहीं तानाशाही है। सबकी अपनी अपनी नैतिकताएं हैं। आप जिस वक्त में रह रहे हैं, एक तो वो नैतिकता है और दूसरी नैतिकता आपके अंदर की नैतिकता है, जो हमेशा एक रहेगी। चाहे वो कबीलों का समय हो, चाहे वो लोकतंत्र का समय हो। अगर आप सच के साथ, अगर आप सटीकता के साथ, अगर आप निष्पक्षता के साथ खड़े होंगे, तो आप हमेशा एक बेटर सोसाइटी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। एक आखिरी चीज से मैं अपनी बात को अंत करूं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर मैं चाहूंगा कि हों। ये कविता लिखी तो वैसे मैंने टीचर्स के लिए थी, शिक्षक दिवस पे खास तौर से। और टीचर भी देखिए इसी समाज का प्रोडक्ट है। अगर उसकी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, तो कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि आप भी ऐसे टीचर को पसंद नहीं करेंगे जो बिल्कुल फटेहाल रहता हो। आप उस टीचर को ज़्यादा पसंद करेंगे जो स्टाइलिश रहता हो, जो हमेशा ब्रांड्स की बातें करता हो, जो हमेशा टिप टॉप रहता हो, जो हमेशा विदेश यात्राओं पे जाता हो। आप उसकी जो तथाकथित जो पर्सनालिटी है उससे एकदम से मेस्मराइज हो जाएंगे, बजाय उस व्यक्ति के जो एथिकल है और सामान्य जिंदगी गुजार रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो सरलता है या जो सामान्यता है वो बहुत विरल मूल्य है। अगर कोई सरल रहता है तो प्राय आप उसकी हंसी उड़ाते हैं, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो आप उससे डरने लगते हैं। आपको लगता है कि इसके अंदर कोई बात होगी। साइकोलॉजी एक बात कहती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपने सुना होगा, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन डीप साइकोलॉजी में जाते हैं तो डीप साइकोलॉजी ये कहती है कि एक कॉम्प्लेक्स होता है, 2 नहीं होते, एक ही होता है, और वो होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर कोई सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई सुपीरियरिटी दिखा रहा है, अगर वो कोई सुपीरियरिटी शो कर रहा है, तो उसके अंदर एक किस्म का असुरक्षित व्यक्ति बैठा हुआ है। वो अंदर से डरा हुआ है और उस डरे हुए व्यक्ति को ढांकने के लिए उस सुपीरियरिटी की जो दीवार है वो खड़ी कर रहा है, उसका आवरण वो डाल रहा है। ये ध्यान रखिए कि 2 तरह के कॉम्प्लेक्स नहीं होते, एक ही तरह का होता है। अगर कोई दिखा रहा है कि वो बड़ा है तो बड़ा नहीं है, छोटा है अंदर से। और अगर कोई ये स्वीकार कर रहा है कि मैं छोटा हूं, तो आप ये समझिए कि उसके अंदर ये साहस कहां से आया कि इस दुनिया के विरुद्ध खड़े होकर वो ये स्वीकार कर रहा है कि मैं छोटा हूं। इसका मतलब वो छोटा नहीं है। तो हमेशा एक रिसर्च दृष्टिकोण रखिए। पत्रकार को एक अच्छा रिसर्चर होना चाहिए, तभी वो सत्य तक पहुंचेगा। सच तक पहुंचना एक तरह का शोधन है, एक तरह का अनुसंधान, एक तरह की रिसर्च है। और ये कोई कठिन क्रियाएं नहीं है, वो सरल क्रियाएं हैं। आप अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, आपके अंदर की जो आत्मा है, उससे जो आप पूछेंगे तुरंत आपको उत्तर मिलते चले जाएंगे। कोई बरसों बरस की कोई शोध की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आपके सामने समस्या आए, आप अंदर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। गांधी जी ने इसका एक, फिर से मैं गांधी जी को याद कर रहा हूँ, एक बड़ा बढ़िया इसकी कसौटी बताई कि जब भी आप कोई काम करें
तो आप ये ध्यान रखिए कि क्या सबसे आखिरी व्यक्ति को इसका फायदा हो रहा है, सबसे आखिरी व्यक्ति को, सबसे पहले व्यक्ति को नहीं। सबसे पहला व्यक्ति तो बहुत सारी चीजों के साथ में, उस सारे आनंद के साथ में जी लेता, क्योंकि वो पास खड़ा हुआ है। जो दूर खड़ा हुआ है उसको आपके द्वारा किए हुए काम का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आप देख लीजिए। ये बहुत आसान कसौटी है, ये जीने की भी कसौटी है कि जब भी आप कोई चीज करते हैं तो आप ये देख लीजिए कि मेरे जीने से या मेरे इस काम से उस व्यक्ति को जिस तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं क्या कोई फायदा है। आप तुरंत अपना काम जो है वो उस तरह से कर पाएंगे जिसको निष्पक्षता कहा जाता है। तो एक कविता जो मैंने टीचर्स के लिए लिखी थी वो मुझे लगता है कि पत्रकारों पर भी लगभग वैसी की वैसी नाजिल हो सकती है, वैसी की वैसी लागू हो सकती है कि बड़ा मुश्किल है फ़कत शिक्षक बने रहना। फ़कत मतलब सिर्फ, बड़ा मुश्किल है फ़कत शिक्षक बने रहना जब आसपास का माहौल धूर्तता सिखाता हो, अपनी कलाबाजियों से चालाकियां सिखाता हो, सुबह दोपहर और शाम को अलग अलग मुखौटे पहनाता हो, सिद्धांतों को किताबों की बातें बताता हो, रौंद कर खुददारी सर्कस का जोकर बनाता हो। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है जब खुद पूंजीवाद तुम्हें साम्यवाद सिखलाता हो। बड़ा मुश्किल है जब खुद पूंजीवाद तुम्हें साम्यवाद सिखलाता हो, महलों में रहकर सादगी सिखलाता हो, सर्द कमरों में बैठकर दुनिया में बढ़ती गर्मी बतलाता हो, 7 पुश्तों के लिए कमाकर क्षण में जीना सिखलाता हो। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है जीना। फिर भी यदि दम है तुम में अपने रास्ते जाने का, फिर भी यदि साहस है गुर्बत में मुस्कुराने का, फिर भी सपना है नई दुनिया बनाने का, कलेजा है अकेले 1.25 लाख से टकरा जाने का, तो तुम ही वो इंसान है, तो तुम ही वो इंसान हो जिसे हक है शिक्षक गुरु उस्ताद बन पाने का। ये टीचर पर लागू नहीं होती, ये बात हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो अपनी आत्मा के साथ जीना चाहता है। मैं समझता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट था वो लगभग आपके सामने मैंने खोल दिया है। एथिकल जर्नलिज्म फॉर बेटर सोसाइटी। कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो तो कुछ, और प्रश्नों का उठना आपकी जीवंतता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा भी होता है कि जब सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो मौन हो जाते हैं, तो हो सकता है सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हो इसलिए मौन धारण कर लिया होता है। यस सर, जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ट्रैक वाला जी, अगर उस जगह आप होते तो आप क्या डिसाइड करते? हर एक व्यक्ति के सामने यही बात है, उन चारों को तुरंत मार के आगे बढ़ जाता, तुरंत, क्योंकि उस निर्दोष को बचाना है मुझे, जो कि अनयूज्ड ट्रैक पर बैठा हुआ है। लेकिन ये मेरा विजन है, जरूरी नहीं कि आपके विजन के साथ अब आप, लेकिन कल को क्या होता कि एक को छोड़कर इन्होंने 4 को मार दिया, ये गलत आदमी है, ये अनएथिकल है, ये मानवता के विरुद्ध काम करते हैं, इनको जब जब मौका मिलेगा ये एक को छोड़कर 4 को मारेंगे, मुझे तुरंत वहां से हटा दिया जाता। इतना बात है। लेकिन उस हटने की शर्त पे भी अगर मैं वो गाड़ी को उस ट्रैक पर ले जा सकता हूं जहां पर निर्दोष व्यक्ति नहीं बैठे हुए हैं तो दोनों ही बच्चे निश्चित रूप से, कई बार जब मैं रखता हूं सामने तो कई बार यह प्रश्न आता है कि सर ऐसा संभव नहीं है कि वो ब्रेक लगा दे और उन 5 को बचा ले, न इधर ले जाए न उधर ले जाए। लेकिन जीवन में ऐसा कोई होता ही नहीं है, जीवन एक राह नहीं 2 राह, एक और कोई ऐसी राह नहीं होती जहां पर रहकर आप न्यूट्रल रह सके। ये जो न्यूट्रलिटी है, ये जो निष्पक्षता है, ये भी एक तरह का ढोंग है। जब भी ऊंचाई और नीचाई के विरुद्ध संघर्ष हो, जब भी अमीरी और गरीबी के बीच में संघर्ष हो, आप कहें कि नहीं मैं निष्पक्ष रहना चाहता हूं, इज दिस पॉसिबल? कोई ना कोई आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, और जो स्टैंड लिया है उसी से आपका भविष्य तय होगा। ये मत समझिए कि जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं वो सबसे योग्य व्यक्ति हैं। हो सकता है सबसे योग्य व्यक्ति जो है वो कहीं लाइफ में ही नहीं हो, क्योंकि उसने एक शुरू में ऐसा डिसीजन लिया था जिससे उसको मानवता का विरोधी समझ लिया गया था। और मानवता का विरोधी और व्यवस्था का विरोधी दरअसल बात एक ही होती है। व्यवस्था जिस चीज को कह दे कि ये विरोधी है वो विरोधी मान लिया जाता है। कल को अगर अखबारों में ये आ जाए कि मैंने जो भाषण दिया है वो बिल्कुल सिस्टम के विरुद्ध है, तो आप में से कुछ लोग मेरी बात से आज फिर भी इत्तेफाक रखेंगे, कल को जो अखबारों में आएगा उससे इत्तेफाक रखने वाले 1% लोग भी नहीं होंगे। तो
मीडिया क्या प्रचारित करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीडिया मतलब क्या, आप ये किसके द्वारा प्रचारित किया गया है, ये व्यवस्था के द्वारा, सत्ता के द्वारा प्रचारित करवा दिया जाएगा। वैसे तो ये जो न्यूज है जो आज की है वो 2 कॉलम में, एक छोटे से कॉलम में भी न लगे, लेकिन अगर ये सिस्टम चाहे, अगर ये व्यवस्था चाहे, अगर कोई मेरा विरोधी चाहे तो इसको 3 कॉलम की न्यूज बना के तुरंत जो है वो लोगों का जो जनमत है वो तैयार कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिए कि हम उस वक्त में जी रहे हैं जब जो पत्रकारिता है वो सबसे बुरे दौर में, पत्रकारों का कोई विश्वास नहीं करता है। जब ये कहते हैं कि कौन सी, मैं पत्रकार हूं तो क्या पूछा जाता है पता है आपको, किस पार्टी के हो। कितनी अजीब बात है। हम अपने बच्चों को इसलिए तैयार करते हैं कि वो जाकर बेटर सोसाइटी का सपना देखें और उसको साकार करें, लेकिन ये व्यवस्था, ये सिस्टम आपको तुरंत खांचों में ढाल देती है। आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वो पहले से ही किसी न किसी की गोद में बैठा हुआ होगा। ये कितनी अजीब बात है। लेकिन फिर भी कुछ रास्ते होते हैं, जैसे कि यूट्यूबर्स कर रहे हैं इन दिनों, उनका अपना रास्ता है जो किसी की गोद में बैठे बिना चल जाता है। कुछ लोग वेबसाइट चला रहे हैं। मतलब हमेशा एक नया रास्ता होता है जिस पर चलकर आप अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। हमेशा होता है, आपको खोजने की जरूरत पड़ती है और आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना पड़ता है। और देखिए जो दुनिया है वो, इसमें लगभग सारे लोगों को वो चीज मिल जाती है जो चाहिए। क्या चाहिए इंसान को? रोटी, कपड़ा और मकान, बुनियादी उसकी आवश्यकता है वही है। कोई ऐसा व्यक्ति बता सकते हैं जो इन तीनों के अभाव में मतलब रोज काम करता और मर गया? बहुत रेयरेस्ट घटना कोई ऐसी होगी। तो आप जो भी करेंगे, जीवन आपको आखिर में एक घर दे देगा, एक गाड़ी दे देगा, एक प्रतिष्ठा भी दे देगा। वो चीज ये है कि आप अपनी आत्मा को जीवित रख के जिए या नहीं जिए। कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है बहुत लंबे समय तक तो जीवित रखो, एक क्षण कोई सौदा कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। और आजकल आपको अपने फिल्मों में ऐसे नायक बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आप वेब सीरीज देखते होंगे, आप ज्यादातर तो उन वेब सीरीज को पसंद करते हैं जिनमें जो नायक होता है एक तरह से वो विलन होता है, माफियाज जैसे हैं। तो इन दिनों, पिछले दिनों एक बड़ी लोकप्रिय वेब सीरीज आई थी मनी हेस्ट। मनी हेस्ट किसने देखी है? मनी हेस्ट है ना। वो वही प्रश्न है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनएथिकल है लेकिन वो इतने इंटेलेक्चुअल ढंग से, इतने टेक्निकल ढंग से, इतने स्मार्ट ढंग से चोरी करता है कि उसकी चोरी जो है वो लोगों के लिए हीरोइज्म का प्रतीक बन जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि हम उसी समाज में रह रहे हैं जिसमें चोरियां हीरोइज्म का प्रतीक बन चुकी हैं। शेख सादी ने कहा है ना कि ये बहुत संभव है कि ऊंट जो है वो, ये बहुत संभव है, मैं वो चीज भूल रहा हूं कि कि ऊंट जो है वो सुई की नोक में से निकल जाए, लेकिन यह संभव नहीं है कि कोई बेईमान व्यक्ति जो है वो स्वर्ग प्राप्त कर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप दुनिया की आंखों में तो हमेशा धूल झोंक कर जी सकेंगे, लेकिन आप अपनी और अपने परिवार वालों की आंखों में धूल नहीं झोंक पाएंगे। परिवार को मालूम होता है, आपको वो जो अंगुलीमाल है उसका उदाहरण भी याद होगा कि जब बुद्ध के पास वो आया, बुद्ध की हत्या करनी चाहिए, तो बुद्ध ने कहा कि तुम काम क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए लूटपाट का काम करता हूँ। तो उसने कहा कि बुद्ध ने कि तुम एक बार अपने परिवार से पूछ लो कि क्या जो तुम काम करके उनका पालन पोषण कर रहे हो उस काम से वो भी मुत्तसिर हैं, वो भी उस रजामंद हैं, वो भी उससे सहमत हैं? जब उसने जाकर पूछा तो परिवार ने कहा कि नहीं, ये तुम काम मत करो, किसी को लूट पाट कर तुम हमारे लिए हमारा पेट मत पालो, तुम मेहनत करो, तुम परिवार के मालिक हो, तुम मुखिया हो, तुमको मेहनत करके करना चाहिए, दूसरे लोग भी तो करते हैं। ठीक वही बात है कि आप ये झूठ बोलेंगे कि ये आप कहेंगे कि मैं अपने दोस्तों के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ, अपने राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ, ये सब झूठ होगा। यह आपको अपनी आत्मा को मारने का लबादा होगा। तो याद रखिए कि जब भी प्रश्न आए आप ये देखिए कि आपकी आत्मा क्या कह रही है। राइट? मैं फिर से चाहूंगा कि एक कोई प्रश्न करे तो मुझे लगेगा सर, आत्मा की
अगर ये सुन लेंगे तो फिर वो बेटर सोसाइटी वाला तो एक सपना बेटर सोसाइटी आत्मा ही बनाती है। नहीं, पर वो समाज तो फिर नकार ही देगा ना सर। जैसे हाँ, तो सारे महापुरुषों को समाज में नकारा ही तो है शुरू में। बताइए आप कौन सा व्यक्ति है जिसको शुरू में शिरोधार्य कर लिया? बताइए एक व्यक्ति बताइए जिसको सबसे पहले मान लिया था कि ये हमारा नेतृत्व करेगा। एक भी व्यक्ति नहीं है, और बाद में भी नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, महापुरुषों का के जीवन की त्रासदी ये है कि एक समय के बाद वो फिर अप्रासंगिक हो जाएंगे, फिर उनकी मूर्तियां तोड़ी जाएंगी, फिर उनके सिद्धांत भुला दिए जाएंगे। जी सर, सारी दुनिया में होता है। जैसे गांधी जी की बात कर रहे हैं तो गांधी जी भी तो अब लगभग लोगों में से गांधी जी के प्रति नकारात्मकता दिन बाय दिन बढ़ती ये है। बात आपने अपने मुंह से ही कह दी, ठीक बात है। वो समय आ गया जब वो जो समय था उस महापुरुष का या उसके सिद्धांतों का, वो चला गया, है ना। क्यों चला गया? मतलब गांधी के विरुद्ध हम किसको समाज के में प्रतिष्ठा देने जा रहे हैं फिर? क्यों गांधी जी, मतलब गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा सरलता, जाएगा ना सरलता का समय, ये कॉर्पोरेट का समय है। अगर आप खादी पहनेंगे तो मॉल्स में जो बिकने वाली चीजें हैं वो कैसे बिकेंगी? अगर आप अपने जीवन की आवश्यकताएं सीमित कर लेंगे तो ये जो बाजार आपके लिए खुला पड़ा है ये उसकी पूर्ति कैसे होगी? सर क्या इसका मतलब ये समझे कि समय के साथ नैतिकता भी बदल जानी चाहिए? मैंने आपसे ये कहा था कि हर समय की अपनी नैतिकता होती है, लेकिन एक सबसे ऊपर आपकी अंदर की नैतिकता भी है। समय तो अपने समय की नैतिकता बदलेगा ना, और वो नैतिकता नहीं बदल रहा है, एक्चुअली वो मूल्य बदल रहा है। ये मूल्य है, सरलता आज का मूल्य नहीं है। आज का मूल्य जो है वो चमक दमक है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा मूल्य अपनाते हैं, क्योंकि चमक दमक अगर आप अपनाएंगे तो उसके लिए आपको रोजाना अपनी आत्मा के साथ सौदा करना पड़ेगा ना। आपको अपनी आत्मा को मानना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारे मरे हुए आत्मा के लोग जो है वो टॉप पर बैठे हुए हैं, आप भी बैठेंगे। ये दो रास्ते हैं, मैंने कहा कि दोनों में कोई ना कोई परेशानियां हैं। कोई एक रास्ता जो है जो मैं कह दूं कि मुनासिब है, वो मुनासिब नहीं होगा आपके लिए। कोई एक रास्ता जो ये कहते हैं कि मुनासिब है, मुनासिब नहीं होगा। आपको अपनी राह खुद तय करनी है, जिसको बुद्ध ने कहा है ना, आप दीपो भव, है ना, डाई योर सेल्फ। आप अपने आप को जानिए, आप क्या हैं। देखिए कहानी में फिर से सुना कि इस चीज को खत्म करूंगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है। जैसा मैडम ने कहा कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये लंबा चल रहा सेशन, हालांकि घंटा नहीं हुआ है। एक महाभारत का युद्ध जब हुआ तो दोनों सेनाएं सामने खड़ी थी, और उस वक्त कृष्ण ने ये कहा कि बीच में खड़े होकर कि इस वक्त जो है अगर कोई अपना पाला बदलना चाहे तो बदल सकता है। चलते युद्ध में किसी को पाला नहीं बदलना चाहिए, फिर वो देशद्रोही होगा, फिर वो धर्मद्रोही होगा, फिर वो द्रोही होगा, फिर वो गद्दार होगा। तो एक थे महाराज युयुत्सु। महाराज युयुत्सु ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, क्योंकि वो दुर्योधन की कई चीजों को बुरा मानते थे। दुर्योधन के पाले में थे या कौरवों के पाले में थे। उन्होंने इधर अपने आप को परिवर्तित कर लिया। एकमात्र वो व्यक्ति थे, लेकिन इतिहास ये कहता है कि न तो कौरवों से फिर बाद में उनको कहना चाहिए प्रसिद्धि मिली, वाहवाही मिली, उनकी तारीफ मिली, और ना ही पांडवों से। पांडवों के जो सैनिक थे वो भी उनकी मजाक उड़ाते थे। ये होता है। और दूसरा एक उदाहरण है कर्ण का। आप जानते हैं कर्ण जो है वो भाई तो थे एक तरह से देखा जाए तो पांडवों के, लेकिन वो खड़े रहे अपने मित्र के साथ, दुर्योधन के साथ, कि चाहे ये गलत है लेकिन इसने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे कोई साथ नहीं दे रहा था, मुझे सब दासी पुत्र कह रहे थे। उसने मुझे तुरंत एक राज्य का राजा बना दिया, और मेरी जो गिरती प्रतिष्ठा थी इसने इसको फिर से बुलंद कर दिया। तो जीवन में कर्ण बनने का मौका भी है और युयुत्सु बनने का भी है, और ये हर वक्त है। जीवन कोई महाभारत कोई उसके युद्ध मतलब उस घाटी जहां पर लड़ा गया वहीं पर नहीं लड़ा गया। ये रोजाना हर व्यक्ति के अपने अंदर लड़ा जाता है, कोई धर्म युद्ध हो। जो फैसला लेते हैं उसी से आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। जो भी आपका व्यक्तित्व है, आप अपने व्यक्तित्व को बुरा मत समझिए, लेकिन उसको बेटरमेंट के लिए उसके लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो ये कहती है कि यहाँ पर
अगर कोई डाकू जो है वो संत बन जाए तो हम उसकी पूजा करते हैं। वाल्मीकि जो क्या थे, वो क्या थे, डाकू थे, लेकिन आज हम उनकी संत के रूप में पूजा करते हैं। लेकिन वो किसी संत को डाकू बनने की अनुमति नहीं देता है। ये संभव नहीं है कि आज आप संत हैं, आप देखें कि बहुत सारे लोग जो है वो संतत्व छोड़ के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर उनकी वो मान्यता खत्म हो जाती है। उनका अपना डिसीजन है, ऐसे डिसीजन होते रहेंगे, लेकिन वो जो उनका व्यक्तित्व था वो तिरोहित हो जाता है। एक आखिरी क्वेश्चन